चलिए, मैं आपका एबी सर फिर से आज के क्लास को लेकर उपस्थित हूँ और आज बिहार बोर्ड 12th का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका छठा चैप्टर लेके आया हूँ, यानी ये पार्ट 6 है, 6 चैप्टर है। छठा चैप्टर जो है यह जो है शिगा नेउया का लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी कहानी होगी वो हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, इमेज के माध्यम से पढ़ेंगे और जो भी एस्से होगा उसके मेन पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस कहानी का जो PDF नोट्स होगा वो इस चैप्टर के साथ अटैच होगा और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी है जापान की। आर्टिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ कला आती हो, जो कला जानता हो। किसी भी तरह का कला बहुत हो सकता है, चाहे गाने की कला हो, चाहे अंग्रेजी बोलने की कला हो, चाहे नाचने की कला हो। तो बहुत तरह की बातें हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है विश्व में। तो बहुत सारी जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनका कुछ ना कुछ मास्टरी होता है कुछ करने में। आज यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे। शिगा नेउया, जिनका जन्म 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध जापानी शॉर्ट स्टोरी लेखक में आते हैं। वे अति संवेदनशीलता से अपने लोगों और उनके संस्कृति के बारे में लिखते हैं। द आर्टिस्ट हम लोगों को एक गुणवान जापानी लड़का सीबे के दुनिया को बताता है। यह दिखाता है कि कैसे यह बालिक दुनिया प्रायः ऐसे गुण को खराब करने का कारण होता है। माता पिता भी नहीं समझ पाते हैं और बच्चे का टैलेंट वेस्ट हो जाता है। शिगा नेउया का जन्म जो है 1883 में हुआ था, मृत्यु 1971 में हुआ था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार कहानी है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा जानकर और क्वेश्चन आंसर सारा सॉल्व हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं ध्यान दें कि ऑब्जेक्टिव बैंक और 12th का जादू वो लेना ना भूलें, चूँकि सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे। और PDF ज़रूर याद करें, PDF का पूरा नोट्स बना लें, क्वेश्चन आंसर बना लें और कहानी आइए शुरू करते हैं। सीबे जो है एक लड़का है। सीबे जो है वह एक लड़का है, जापान का लड़का है। और उनके माता पिता, जो उनके मम्मी पापा थे, उनको पता था कि यह दीवाना था। अब जाहिर सी बात है, यह दीवाना था तो दीवाना नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक लड़की का फोटो बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दीवाना किसी लड़की से ही प्यार करे। कुछ दीवाने ऐसे होते हैं जो माँ बाप से भी प्यार करते हैं। कुछ दीवाने ऐसे होते हैं जो अपने बाइक से प्यार करते हैं। कुछ दीवाने ऐसे होते हैं जो अपने कार से प्यार करते हैं। मैं दीवाना ऐसा हूं कि मैं अपने मोबाइल से बहुत प्यार करता हूं। तो दीवाना है। अब ये किस चीज़ का दीवाना है? तो इनके माता पिता भी जानते हैं कि जी हाँ, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा और हंसी भी आएगी, ये लड़का दीवाना है कद्दुओं के पीछे। अब गाना मत गाने लगिएगा, ये लड़का है दीवाना है दीवाना, जी हाँ कद्दू पे है दीवाना। बड़ी ज़बरदस्त बात कि दीवाना है, ससुर दीवाना हो गया है कद्दू पर। अरे जापान में लड़की उड़की ना थी का रे? खैर कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। अब जरा कुछ समझ लीजिए कि कद्दू पर क्यों दीवाना था। चूंकि यह एक आर्टिस्ट था, यह एक आर्टिस्ट था तो ये कुछ ना कुछ करता था इन कद्दुओं के साथ। तो पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, तब कहानी को आगे बढ़ाने का मज़ा और आएगा। गोड मने होता है कद्दू, जापान में कद्दू कहते हैं। तो क्या है कि ये लड़का कद्दुओं से बहुत प्रेम करता था। तब आपके दिमाग में आएगा कि कद्दू से काहे प्रेम करता था, आखिर कद्दू में ऐसा क्या है? अब देखिए आगे देखते हैं। यह कुछ सेन जापानी मुद्रा में इसे खरीद लेता था। इस बात की जानकारी इनके माता पिता को है, मैं बता दूं आपको पहले। और बड़े स्तर पर इसको इकट्ठा कर लेता था कद्दुओं को। तो करता क्या था आखिर? वह कद्दू का दीवाना क्यों था? करता क्या था? आइए प्रक्रिया जानते हैं। वह कद्दू खरीद कर लाता था कुछ सेन में, कुछ येन सेन में। येन और सेन जो है जापानी मुद्रा करेंसी है और उसका सिक्का है। और वो क्या करता था, कद्दू के ऊपर में एक साफ छिद्र कर लेता था
और उसमें से बीज निकाल लेता था। और वह एक प्रकार की सेक, चावल से बनी हुई पेय पदार्थ होती है, उससे डालकर उसके अंदर से दुर्गंध निकाल देता था। उसके बाद अपने माता पिता के ड्रेग, यानी जो चाय पीते थे उनके माता पिता, तो प्याले में जो चाय बचता था, चाय पत्ती, उससे उस कप से बचे हुए चाय को ड्रेग कहते हैं, उसको डालकर कद्दू के सतह को चिकना कर लेता था। इतना करके वह अपने कमरे में चारकोल के ऊपर उस कद्दू को डाल देता था, जिसे रात भर कद्दू मेल्ट हो जाए, यानी पिघल जाए अंदर अंदर, और भीग जाता था। और सुबह उठकर उसे वो बाहर सूर्य की प्रकाश में रस्सी से बांधकर उसे लटकाकर स्कूल चला जाता था। और जब आता, स्कूल से जो टंगा हुआ कद्दू था वो एक चमकीला कद्दू बन जाता था। फिर वह एक नए कद्दू के तलाश में रहता था, स्कूल से आते हुए नया कद्दू लाता था और फिर वही प्रक्रिया करके कद्दू करता है। ऐसा बहुत कलेक्शन था, अपने छप्पर पे उसने बहुत सारे चमकीले कद्दुओं को बना के रखा था। यही उसकी प्रक्रिया थी, यही वो कलाकार था। इन कद्दुओं को ऐसा बना देता था जैसा लगता था ओरिजिनल से भी ज़्यादा ओरिजिनल हो गया है वो कद्दू, इतना चमकीला हो जाता था। और यही इसकी कहानी है, यही इसकी दिनचर्या है। और ये पागल होता था उन कद्दुओं के पीछे, चाहे वो इवन हो, चाहे वो सिमेट्रिकल हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन कद्दू उसको चाहिए। कद्दू में वो दीवाना था। तो सिबे के माता पिता यह जानते थे कि वह अक्सर अपने लिए कद्दू खरीदने जाता था। वह कुछ जापानी मुद्रा में कद्दुओं को खरीदता था और उसे बड़े स्तर पर इकट्ठा कर लेता था। जब वह घर आता था तो सबसे पहले कद्दू के ऊपर एक साफ छिद्र करके, जो मैंने प्रक्रिया बताया, वो कर वर के अपना काम करता था। सिबे के दिल में सिर्फ कद्दुओं के लिए प्यार था। एक दिन जैसे ही वो समुद्र तट पर टहलने गया, एक समुद्र तट पर सिबे टहल रहा था और अचानक से उसको एक कद्दू दिखाई दी। वो पागल हो गया, दिल की धड़कनें रुक गई, सांसें थम गई और वो कद्दू को गया पकड़ लिया कि हाय मेरे कद्दू, आज मैं न छोड़ूंगा। लेकिन जैसे उसने देखा ध्यान से तो वो एक टकला था, वो कद्दू नहीं था, वो टकला था। इस बात पर वो पूरे रास्ते हंसते गया कि हाय रे हाय, ये कौन प्यार है कद्दू के पीछे कि हम टकले को नहीं देखे, हम कद्दू पकड़ लिए उसको। बड़ा परेशान हो गया बेचारा और इसलिए वो हंसते हुए निकलता चला गया। यानी जान लीजिए कि वो कितना पागल था। जब भी वह किसी परचून के दुकान से जाता, जब भी कोई सब्जी के दुकान से जाता जो कद्दू बेचता था, वो खड़ा होकर वहाँ प्यार भरी निगाहों से उन कद्दुओं को देखा करता था। आए कद्दू यानी बड़ा हो, कद्दुओं को देखा करता था। अब सिबे जो है वो 12 साल का था, 12 ईयर्स का था, 12 साल का था और अभी भी प्राइमरी स्कूल में था। कक्षा समाप्त करके दूसरे बच्चे की तरह वह खेल कूद नहीं करता था, बल्कि कद्दू की खोज में भटकते रहता था और कहीं ना कहीं से कद्दू उठाकर लाता था और फिर वह प्रक्रिया चालू कर देता था। सिबे एक बंदरगाह में रहता था, बंदरगाह जिसको हार्बर टाउन बोलते हैं, जो समुद्र से घिरा होता है। तो एक बंदरगाह में रहता था। इसके बावजूद कि वह व्यवहारिक रूप से शहर था, कोई भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक 20 मिनट के समय में टहल सकता था। सिबे हमेशा सड़कों पर भटकता रहता था और जल्दी ही उनको हर जगह की जानकारी हो गई जहाँ पे कद्दू बिकते थे। वह बाजार के हर कद्दू को पहचानता था। वह पुराना, गांठदार, विचित्र ढंग से बने हुए कद्दुओं को नहीं चाहता था, जो सामान्यतः मतलब वो संग्रह का पसंदीदा होता था। वह प्रकार था, कोई भी कद्दू किसी भी आकार का हो, बढ़िया आकार का कद्दू उसको दिखना चाहिए। यानी इवन और सिमेट्रिकल कद्दू जानता था, बहुत आड़ा टेढ़ा कद्दू उसको पसंद नहीं था। लेकिन इवन एंड सिमेट्रिकल, क्वेश्चन आएगा कि कैसा पसंद था, तो आपको लिख देना इवन एंड सिमेट्रिकल। आगे आइए। एक दिन की बात है कि ये सिबे के जो पिता हैं वह कारपेंटर थे, यानी कारपेंटर का मतलब समझते हैं ना, बढ़ई थे। तो एक बार वह घर पर बैठे हुए थे और उनका एक मित्र आया, दोनों साथ ही जाते थे। तो मित्र आया और आकर कहता है कि आपका यह जो बालक है साधारण दिखने वाला प्रतीत होता है। इसके पिताजी के एक दोस्त ने कहा, जो उनको बुलाने आया था, उस लड़के की तरफ इशारा किया जो कोने में बैठकर एक प्लेन कद्दू को गोल कर चिकना कर रहा था। अपने समय को बेकार गुजारना जैसे कद्दू के साथ उसके पापा ने सिबे की तरफ एक अचंभित नज़र डालते हुए घृणा से बोला। दोस्त कहता है, इधर देखो बेटे सिबे, यह वो चीज़ नहीं है जिसको तुम जमा कर रहे हो, यह वह मात्रा नहीं है जिसको गिनते हो। तुम जो करना चाहते हो 1 या 2 पाना सच में बिना काम का है, लेकिन ये सब क्या कर रहे हो तुम?
ये क्यों ऐसा कर रहे हो, अपने क्यों भविष्य को बर्बाद कर रहे हो? सीबे कहता है मैं इस तरह के काम को पसंद करता हूँ। सीबे और सीबे के पिताजी अब बात करने लगते हैं दोनों कि पिछले बसंत ऋतु में जब कृषि का प्रदर्शन था तो उसमें एक वास्तविक कद्दू आया था। उस कद्दू जो है वो कौतूहल का कारण बन गया था। वो कद्दू इतना ज़बरदस्त था। अब सीबे इतना प्यार करता था कद्दुओं को, लेकिन ये वो कद्दू था जिसको बेकिन गोड के नाम से जाना जाता है। यह प्रदर्शनी में लगा था, ये बुढ़े लगा के बैठे हुए थे इसको, और इस प्रदर्शनी में जब उसके पिताजी और सब देखने गए तो ये तारीफ़ करने लगे, उनका दोस्त, और ये दोनों एक दूसरे से बताने लगे कि भैया ये जो कद्दू है वो कितना ज़बरदस्त कद्दू है। लेकिन सीबे जो है मंद मंद मुस्कुरा रहा था और बोला कि ये कद्दू मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, और सीबे जो है मतलब अचानक से बोलता है कि अरे वो तो एक बेढंगा सा महान चीज़ था, महाघटिया। उसके पिता अचंभा से क्रोध में अपनी आंखों को बड़ा करके कहते हैं वो क्या है, तुमको पता नहीं? बेहुदा कहीं का, चुप रहो। सीबे फिर नहीं बोला। एक दिन जब वह अनजाने सड़क के किनारे टहल रहा था, एक बूढ़ी औरत जो है वह परसाइमन्स बेच रही थी। ठीक है, वहाँ पे परसाइमन्स एक तरह का, मैं आपको बता दूं परसाइमन्स क्या होता है। ये जो है बच्चे, ये परसाइमन्स होता है एक तरह का नारंगी, ये जापान में पाया जाता है। तो ये बेच रही थी और वहाँ पे मतलब अचानक से उसकी नज़र पड़ी जहाँ पे बहुत सारे, पीछे के दरवाजे पर बहुत सारे कद्दू लटके हुए थे। वो जाकर कहता है कि क्या मैं देख सकता हूँ, और दुकान के पीछे दौड़ पड़ा। उसमें से एक ऐसा कद्दू था जो लगभग 5 इंच का था। 5 इंच का एक ऐसा कद्दू उसको दिखाई दिया जो इसकी दिल की धड़कन को बढ़ा दिया। वह हकलाते हुए बोला इसकी कितनी कीमत है? वह हांफते हुए बोला अच्छा। बूढ़ी औरत ने, ये बुढ़िया कहती है कि चूंकि तुम एक लड़के हो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेन में दे दूंगी। उस परिस्थिति में सीबे ने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम बचा के रखो, मैं अभी यूं गया और यूं आया। वह तेजी से दौड़कर घर पहुंचा और पैसे उठाया और दुकान पर जाकर वो गया और वो इस कद्दू को खरीद लिया। उस समय से वो कद्दू से कभी दूर नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वो स्कूल में गया तो बैठकर कद्दू पर कलाकृति कर रहा था, और इसी बीच में शिक्षक ने उसे पकड़ लिया और कहा कि ऐसा वुमनिस एक्ट, खास करके क्रोधित हुआ क्योंकि वो नैतिकता का क्लास पढ़ा रहा था, नैतिक शास्त्र का, और इस नैतिकता के क्लास में वो अनैतिकता का काम कर रहा था। वह कद्दुओं से प्रेम कर रहा था, वो कद्दू को छील रहा था, और इसी पर शिक्षक बरस पड़े कि तुम्हारे जैसा ये औरत का काम करने वाला, छी छी छी। वह शिक्षक जापान के दूसरे भाग से आए थे और वो अपने आप को इतना अपमानजनक पाए कि बच्चे ने ऐसी हरकत की कद्दू जमा करके, ये क्या कर रहा है। कभी नहीं सोचा कि छात्र जो है अगर उसको बुरा नहीं लगे, वो नानी व भूसी बैलेट गाए तो भी उसको बुरा नहीं लगे, एक तरह का लोकगीत है। लेकिन बेचारा सीबे चुपचाप देखता रहा। तुम एक इडियट हो, शिक्षक चिल्लाए। ये शिक्षक है ना, टकले भाई साहब, चिल्लाए, निश्चय ही तुम जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है। उसी वक्त वो कद्दू लेकर, जिस पर सीबे ने बहुत घंटे लगाया था, उस कद्दू जिससे वो बहुत प्यार करता था, 5 इंच का कद्दू, जिसके लिए उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी, सांसें थम गई थी भाई, उस कद्दू को शिक्षक ने छीन लिया और वह देखता रहा और छीन कर एक पोर्टर को दे दिया, एक सहायक को, स्कूल के सहायक को वो कद्दू दे दिया। वो भी बेचारा दुखी हो गया, जी का दे दिला हमरा के, ये कद्दू लेके हम का करेंगे। बिना मन से वो ले लिया। जब वह घर पहुंचा सीबे का चेहरा फीका पड़ गया था। बिना कुछ बोले और अपने दर्द का इजहार बेचारा क्या करे। ठीक है, अभी इतना ही हुआ था कि थोड़ी देर बाद शिक्षक जो है घर पहुंच गए। जैसा कि अब तक सीबे के पिता अभी बढ़ई का काम करते थे, घर नहीं आए थे, उस शिक्षक ने सीधे अपनी बातें सीबे की माँ से कहना शुरू कर दिया। इस तरह के चीज का होना यह परिवार की जिम्मेदारी है, उसने सख्त आवाज में कहा। यह देखना आप माता पिता की काम है कि ऐसी बातें ना हो। इस बीच में सीबे अपने आप को इतना बचाने का कोशिश कर रहा था जितना वह नहीं। वो काफ़ी भयभीत था, सोच रहा था कि ससुर एक कद्दू देखा तो ये हाल किया, ये हमारा छतवा देखेगा तो क्या होगा जी, इतना कद्दू लटकाए हैं हम,
लेकिन बेचारा भगवान का कृपा था, टीचर सुना उना के चले गए, कद्दू नहीं देखे। अंदर में कांपते हुए वो सज़ा का इंतज़ार किया, लेकिन बेचारा टीचर चला गया। सीबे की माँ चुपके से सुबक सुबक के रो रही थी शांत आवाज़ में। वह उसे डांटना शुरू की तथा इसी बीच में सीबे के पिता दुकान से वापस आ गए। जैसे उन्होंने सुना कि क्या हुआ, उसने अपने बेटा को कॉलर पकड़ा और बड़ी मार मारे। तुम अच्छा नहीं हो, तुम चोट्टा हो, उस पर चिल्लाए। तुम दुनिया में कहीं नहीं जीने लायक हो, तुम कुछ नहीं समझोगे, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो बहुत बेकार है। मेरे पास एक अच्छा दिमाग है, तुमको बाहर सड़क पर फेंका जाता है। और क्या किए, गुस्से से गए और हथौड़ी उठाया, सारा कद्दू हवा फोड़ दिया मर्दवा। सारा कद्दू उसका चकनाचूर कर दिया, दीवार का सारा कद्दू को तोड़ दिया। बेचारा, बताइए कितना मेहनत किया था ये कद्दू पर, लेकिन सारा कद्दू इसका बर्बाद हो गया। अगले दिन बेचारा सीबे उठा। अब कहानी में दूसरा ट्विस्ट क्या आता है कि जिस पोर्टर को वो कद्दू मिला था, वो काफ़ी 2 महीने के बाद उसको काफ़ी आर्थिक तंगी महसूस हुई। तो वह एक कलाकृति की दुकान में गया और सोचा कि भाई ये जो कद्दू हमको मिला है ना, ये अंधेरे कोठरी में टंगा हुआ है, इसका क्या काम है, पैसा तो है नहीं, चलो इसी को, मेरे पास कुछ है नहीं, बेच के देखते हैं। तो वो कलाकृति के दुकान में गया और जाकर ऐसा ही ट्राई मारा कि कुछ पैसा मिल जाए। तो जो कलाकृति के दुकान का मालिक था वो कहा कि मैं इस कद्दू का तुमको 5 येन दे सकता हूँ। तब इसके मन में बात आया पोर्टर के कि भाई कद्दू में क्या है कि 5 येन दे रहा है, मरा हुआ सड़ा हुआ कद्दू। तब उसको लगा कि ना कोई बात इसमें है। तो वो बोला कि ना, इतना में तो हम नहीं बेचेंगे। तब दुकानदार ने तुरंत 10 येन का अपना प्रस्ताव दे दिया, लेकिन फिर भी वो अपने बात पर अड़ा रहा। अंत में बेचारे को 50 येन कद्दू के लिए बोला कि देंगे। तो मजदूर अपने भाग्य पर प्रसन्न होकर दुकान में कद्दू रखकर छोड़ दिया। यह अवसर नहीं था कि ये इसमें से पैसा वो शिक्षक को दे या सीबे को दे, वो तो अपने गरीब था। तो सोचा कि भाई हड़प लेते हैं सारा पैसा, अगर ये बात बताएंगे तो सब हिस्सा मांगेगा। और ये शिक्षक को ना सीबे को कभी पता नहीं चला। तो मजदूर काफ़ी चालाक था, लेकिन वो गधा को ये नहीं पता था कि जो कद्दू 50 येन में बेचा है, वही कद्दू कलाकृति के दुकान वाला किसी अमीर आदमी को 600 येन में बेच दिया। जी, 600 येन में। यानी आप जरा देखिए कि एक कद्दू 50 येन से 600 येन में बिक गया। अगर इसके माता पिता इस कद्दू के कलाकृति को पहचाने होते तो वो करोड़पति होते, लेकिन नहीं। बच्चे का टैलेंट वेस्ट हो जाता है अगर वो अपने टैलेंट को सही परिभाषा नहीं दे पाता है। तो ये माँ बाप का भी कर्तव्य है। अगर हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा तब मरीज के बनेगा भाई, हर आदमी इंजीनियर बन जाएगा तब घर के बनवाएगा भाई, हर आदमी शिक्षक बन जाएगा तब भैया पढ़ेगा के। तो वही चीज़ है कि सारी दुनिया मिली भगत है। तो इसके टैलेंट को अगर इसके माँ बाप पहचाने होते तो करोड़पति होते, बढ़ई का काम ना करते। और ये पता भी ना चला इनको कभी इसके अपने टैलेंट के बारे में। हाँ, कहानी बदल गई। सीबे अब अपने तस्वीरों में व्यस्त है, क्योंकि अब वो पेंटिंग करता है। वह किसी की तरह उसको मलाल नहीं था। वो अपने पिता से भी कोई दिक्कत में नहीं था, अपने शिक्षक से भी कोई दिक्कत में नहीं था। वो किसी से बेचारा इतना अच्छा आदमी था कि उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं था। उसका सब कद्दू लुट गया, सारा चीज़ टूट गया, फिर भी वो बेचारा उस बाप के कहने पर सब छोड़ दिया, लेकिन अब पेंटिंग करता था। लेकिन इस बात के लिए भी उसके पिताजी पेंटिंग के लिए भी उसको डांटना शुरू कर दिए। यही कहानी का द एंड है। आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और इसका PDF आपको मिल जाएगा। 6ठा चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत। किसी भी तरीके के आपको अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। और इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे और भी लोगों का ज़िंदगी बदल सके। जो व्यक्ति फंसे हुए हैं, जो व्यक्ति अपने सिलेबस को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन पर उपकार कीजिए कि यह ऐप उन तक पहुंचाइए, ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए और पुण्य के भागी बने। आप भी भगवान का हिस्सा बन सकते हैं लोगों की मदद करके। तो ये ऐप को पहुंचाइए, लोगों की मदद कीजिए, भगवान आपकी मदद करेगा। एबी सर आपके हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।